Welcome to Prakshi classes. Myself Sakshi Verma, and today we are going to discuss the topic capital budgeting. आज हम इस कैपिटल बजटिंग में लेसन नंबर 4 करेंगे एंड इस लेसन नंबर 4 में हम प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक लेसन नंबर 3 में हमने प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 स्टेप्स अभी तक पढ़ ली हैं। पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, कि एक बिजनेस के फाइनेंस मैनेजर को ये देखना होता है कि उसके पास ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद जो उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करना होता है, उनको सारे एंगल से समझना होता है। उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद उनको कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को सर्च आउट करना पड़ता है कि कौन से सिलेक्शन होगा, कौन से बेसिस पे हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको ये 3 स्टेप सिखाए थे। अब मैं आगे आपको प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग के आगे स्टेप सिखाऊंगी, ठीक है। This course is beneficial for the BCom program, BCom honors as well as MCom students and the students who are preparing for the NTA NET JRF in commerce and management. So please आप ये वीडियो आराम से देखें, समझें और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट से यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस एंड उसके साथ बेल आइकन भी होगा, उसको प्रेस ऑन कर दीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज आवर 4th स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरियन. After selecting the most suitable technique to evaluate the capital budgeting proposal, the management should set the criterion for accepting or rejecting a project. जब हमने लास्ट स्टेप में जो 3rd स्टेप था उसमें ये देखा था कि हमें कौन सी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक एक्सेप्ट करनी है, चूज करनी है। अगर एक बार आपने अपनी कैपिटल बजटिंग टेक्निक, फिर चाहे वो ARR है, जो अब हम टेक्निक करेंगे मैं आपको तब बताऊंगी, अभी जस्ट ब्रीफ बता रही हूँ। जैसे ARR होती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फिर पेबैक पीरियड होता है, फिर आपका NPV होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर आपका IRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी टेक्निक्स में से पहले आपको सेलेक्ट करनी है जो आपके लिए सूटेबल है टेक्निक। सूटेबल टेक्निक को सिलेक्ट करने के बाद मैनेजमेंट को अब ये देखना पड़ता है कि इस टेक्निक को लगाने के बाद हम कौन सा क्राइटेरिया रखेंगे कि हमें अपना प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। Are the proposals are to be selected on the basis of profitability, then what should be the target profit? अगर हम अपनी क्राइटेरियन को रेट ऑफ रिटर्न दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे मैंने अगर ARR टेक्निक यूज कर ली तो अब ARR में मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, मान लो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है आपका 70,000, बट मेरा टारगेट प्रॉफिट क्या होगा कि मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था। अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशन से मेरा ARR प्रोवाइड कर रहा है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगी प्रपोजल को। बट अगर मेरा टारगेट प्रॉफिट ज्यादा है और अगर ARR मुझे कम प्रॉफिट लाके दे रहा है प्रपोजल, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगी, मैं रिजेक्ट करूंगी प्रपोजल। If payback period is the selection criteria, then what should be the maximum payout period? और अगर मैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक पेबैक पीरियड को एक्सेप्ट कर रही हूँ तो फिर मेरे को कौन सा क्राइटेरिया या डिसीजन रूल रखना पड़ेगा। दैट मीन्स जो मैंने एक्सपेक्टेड, जो मेरा टारगेट पेबैक पीरियड होगा, अगर वो प्रपोजल उतने पेबैक पीरियड से मुझे मेरा जो कैश आउटफ्लो था वो रिकवर करके ले आता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। बट मैंने कहा था कि 4 साल के अंदर अंदर मेरा जो कैश आउटफ्लो है वो रिकवर करके मेरे पास आ जाना चाहिए, बट जो प्रपोजल बी है वो 8 साल में लेकर आ रहा है, तो जो चीज़ मैंने टारगेट रखी थी वो तो हुआ ही नहीं, वो हो नहीं रहा, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी प्रपोजल को। तो कहने का मतलब है 4th स्टेप में आप जो अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो आपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक को चूज किया, उसके बेसिस पे आप डिसीजन रूल्स लेते हो कि कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए प्रपोजल या रिजेक्ट करना चाहिए प्रपोजल। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हो तो आपका टारगेट प्रॉफिट, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेकर आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आपका टारगेट प्रॉफिट उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से नहीं मीट कर पा रहा तो रिजेक्ट कर लो। अगर आप पेबैक पीरियड अडॉप्ट कर रहे हो टेक्निक, तो आपको ये देखना है कि आपका जो टारगेट है कि मेरा कैश आउटफ्लो जो है वो इनफ्लोज में रिकवर करके 2 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपको 2 साल के अंदर अंदर लेकर आ पा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो ज्यादा टाइम पीरियड में लेकर आ रहा है उसको रिजेक्ट कर दो। What is the minimum rate required rate of return cost of capital for these projects?
अब जैसे हम IRR की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है जितने रेट ऑफ रिटर्न पे, जितने रेट ऑफ कॉस्ट पे मैंने लोगों से बाहर से पैसा उठाया, उतना ही रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्ट करके मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए तो बिजनेस में लॉस है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैंने ए पर्सन से 10 लाख रुपए उठाए हैं 10% के हिसाब से, ये 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में लगा दे, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मुझे 10% ही ला के दे रहा है, तो जो 10% मैंने कमाया वो 10% तो मुझे ए को देना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न पे, राइट। इसका मतलब है जो मिनिमम मेरा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है, वो तो मेरे को पता है कि जितने रुपए पे मैंने पैसा उठाया उतना रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे कमाना ही कमाना है, क्योंकि मुझे उस बंदे को देना है। बट उससे ऊपर अगर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मुझे अच्छा रिटर्न ला कर देगा, मान लो एक प्रपोजल मुझे 10% ही ला के दे रहा है, एक प्रपोजल मुझे 15% ला के दे रहा है, तो मैं 15% वाले प्रपोजल को सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि 15 में से 10% तो मुझे उसी इंसान को दे देना है जिसने मुझे बोरोड फंड्स कर दिए हैं, ठीक है। बाकी बचा रिटर्न मैं भी तो अपने लिए रखूंगी ना, मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए भी तो सोचूंगी ना, अर्निंग कैपेसिटी के लिए भी तो सोच लूंगी ना। इसलिए हमें ये सब चीज़ों को सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा डिसीजन रूल क्या होगा, हाउ वी विल बी सिलेक्टिंग हाउ विल बी एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? फोर्थ स्टेप क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? एस्टिमेटिंग द कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज। बेटा देखो, कैश आउटफ्लो में क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट एंड ऑल प्लान्ड आउटलेज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। इट इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। बेटा कैश आउटफ्लोज का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी, ठीक है। अब मशीन में हो सकता है आपने एक ही टाइम पे पेमेंट कर दियो पूरी 70 लाख रुपए, तो ये क्या है? आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है आपने जिससे आपने खरीदी है ओनर से, आपने उसको बोला है कि मैं एक सीरीज में पे करूंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप मुझसे 40 लाख की ले लो, बाकी जो 30 लाख है, क्योंकि 70 लाख में से 40 लाख तो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, बाकी बचा जो पेमेंट है वो मैं एक सीरीज आउटलेस में, सीरीज मतलब कुछ कुछ पार्ट में हर साल आपको पे करता रहूंगा। तो दिस इज ऑल प्लान्ड आउटलेस। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है कैश आउटफ्लो में? इंस्टॉलेशन कॉस्ट। बेटा मशीन अभी यहाँ तक आई है, अब एकदम से तो स्टार्ट हो नहीं जाएगी, इसको ले आपको इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, वो आपकी फिटिंग्स करेगा, इलेक्ट्रीशियंस बुलाना पड़ेगा, सब कुछ इंस्टॉल करके देगा वो आपको, तब जाके आपकी मशीन वर्किंग कंडीशन में आएगी। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसमें मानी जाती है। और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंक्रीज्ड। जो पुरानी मशीन में आप जो वर्किंग कैपिटल लगा रहे थे, वर्किंग कैपिटल मीन्स जो रॉ मटेरियल आप लगा रहे थे, पैसा जो आप लगा रहे थे, उससे कितना इंक्रीज्ड अमाउंट में लग रहा है। दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है, जो पुरानी वाली जो मशीन्स में रॉ मटेरियल लग रहा था वो कम लग रहा होगा, क्योंकि आपकी जो पुरानी वाली मशीन थी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी। इस वाली मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है। पुरानी वाली मशीन हो सकता है आपके 7000 यूनिट्स बनाती हो, ठीक है, एक टाइम पे, और ये वाली मशीन आपके 20000 यूनिट्स बनाती है। तो जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा खाएगी। इसका मतलब कितना इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है वो भी हमारा कैश आउटफ्लो में इंक्लूड होता है। तो कैश आउटफ्लो में क्या इंक्लूड होता है? कैश आउटफ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है आपके प्रोजेक्ट में, आपने प्लान्ड आउटले, जो सीरीज ऑफ आउटलेज हैं वो क्या है आपके प्रोजेक्ट में, उसके बाद आपने जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर करी है, और प्लस जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल आपको इनकर करनी पड़ रही है फॉर योर प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द कैश आउटफ्लो. On the other hand, the estimated cash revenues earned every year are included in cash inflows. अब cash inflows में हम क्या क्या लेंगे? जो आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, अब उस प्रोजेक्ट में जो हर साल रेवेन्यूज आपको आ रहे हैं, वो रेवेन्यूज क्या हैं? आपके कैश इनफ्लोज हैं. The terminal cash inflows such as salvage value of a project, release of working capital funds at the end of project period are also included in cash inflows. बेटा अगर मान लो आपने मशीन में पैसा लगाया, ठीक है, अब जो मशीन है उसकी जो लाइफ होती है वो 8 साल या 9 साल या 10 साल या 15 साल, कुछ भी, जस्ट एस्टिमेटेड हम मान रहे हैं, ठीक है, मान ले हम मान रहे हैं कि 10 साल उसकी एवरेज लाइफ है। तो 10 साल के बाद वो जो मशीन होगी आप उसे बेचेंगे, दैट मीन्स आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सैल्वेज वैल्यू। और वो वैल्यू हम किस में ऐड करते हैं? कैश इनफ्लो में ऐड करते हैं, बट हम उसको क्या बोलते हैं नाम? टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, क्योंकि अब जो मशीन में हमने पैसा लगा दिया, अब वो मशीन 10 साल तक चल गई, 10 साल के बाद उस मशीन की कोई लाइफ ही नहीं है, 10 साल के बाद वो मशीन वेस्ट है, दैट मीन्स एंड हो गया हमारा प्रोजेक्ट। तो सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो हमें मशीन की या प्रोजेक्ट की मिलती है, वो हमेशा उनको क्या नाम देते हैं? टर्मिनल कैश फ्लो, ठीक है।
कैश इनफ्लो एंड रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड, जो आपने वर्किंग कैपिटल लगा रखा था उसमें, जो आपने रोज का रोज उसमें पैसा लगा रहे थे आप, अब वो जो पैसा है अब आपने, हो सकता है आपने उसको अलग से ड्रॉर में रखा हो तो कि रोज हम इसमें मशीन में जो पैसा लग रहा है, रॉ मटेरियल लग रहा है, हमने इसे सेव करके रखा हो, फंड बना रखा है। अब वो फंड जरूरत ही नहीं क्योंकि मशीन ही खत्म है, अब नई मशीन आएगी, तो वो जो वर्किंग कैपिटल फंड में रखा था आपने पैसा, वो अब रिलीज हो गया है। रिलीज मतलब अब वो पैसा कहीं और यूटिलाइज हो सकता है। तो बात समझ आई, दिस इज नोन एज टर्मिनल कैश इनफ्लो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल फंड तब तक चल रहा था जब तक आपकी मशीन थी, अब मशीन खत्म है, टर्मिनल है, लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप पे अब वो वर्किंग कैपिटल का फंड पैसा चाहिए ही नहीं है उसमें, तो इसलिए अब वो रिलीज हो गया, अब हम उसको कहीं और लगा सकते हैं। तो इस कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा कि हमें कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को एस्टिमेट करना है। तो कैश आउटफ्लो में हम क्या क्या लेंगे, जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है, फिर हमने जो सीरीज ऑफ आउटले करे हैं, फिर हमने जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करी है उस प्रोजेक्ट के लिए, और जो हमने इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल फंड्स रिक्वायर्ड किए। फिर हम कैश इनफ्लोज में क्या लेते हैं, कैश इनफ्लोज में भी बेटा 3 तरीके के इनफ्लोज होते हैं, एक होता है इनिशियल कैश इनफ्लो, एक होता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और एक होता है टर्मिनल कैश इनफ्लो। अगर मैं इनिशियल कैश इनफ्लो की बात करूं कि जैसे ही आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया तो शुरुआत में आपको फटाफट पैसे आने लगे, रिटर्न्स आने लगे, ये इनिशियल कैश इनफ्लो है। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज क्या होते हैं कि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो 2-3 साल के बाद हर साल आपको कैश इनफ्लोज आने लगे, तो ये सब्सिक्वेंट है। और टर्मिनल कैश इनफ्लो क्या इंक्लूड करता है, जब आपकी मशीन खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू, दैट इज सैल्वेज वैल्यू मिलती है। और जो वर्किंग कैपिटल के आपने फंड बना रखा था जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करते रहते थे कि आपको रोज के रोज रिकरिंग नेचर का वो पैसा था या रोज के रोज आपको वो पैसा चाहिए होता था, तो वो पैसा आपने डिपॉजिट कर रखा था, अब वो पैसों की जरूरत ही नहीं क्योंकि मशीन खत्म है, अब प्रोडक्शन दूसरी मशीन से होगी, तो इसलिए वो जो पैसा है वो रिलीज हो जाएगा। तो वो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड्स भी क्या होगा, कैश इनफ्लो में ऐड होगा। बात क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। A capital budgeting project is evaluated on the basis of the comparing its cash outflow with its cash inflow. अब अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैश इनफ्लोज क्या होते हैं और कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही इसी प्रपोजल में हमें इन्वेस्ट करना है, प्रपोजल नंबर 1 में ही इन्वेस्ट करना है, प्रपोजल नंबर 5 में इन्वेस्ट नहीं करना, ये कैसे पता चलता है? तो हम एक कैपिटल बजटिंग का जो प्रोजेक्ट होता है, जो भी प्रपोजल होता है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं। किस बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं बेटा? कैश आउटलेज और कैश इनफ्लोज के बेसिस पे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कैश आउटलेज होते हैं ये टुडे किए जाते हैं, आज ही तो हम पैसा लगाएंगे, बट जो कैश इनफ्लोज होते हैं ये फ्यूचर में हमें मिलने वाला पैसा है। दैट मीन्स ये और ये जो टाइम पीरियड है ये सेम नहीं है, ये टाइम पीरियड आज का है और ये टाइम पीरियड फ्यूचर का है। तो इस टाइम जब ये सेम बेस पे नहीं है तो हम इसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मुझे इन्हें सेम बेस पे बनाना पड़ेगा। बेटा मैं टुडे को फ्यूचर में कन्वर्ट करने का फायदा नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज ही हम करते हैं। जो फ्यूचर में मिलने वाला कैश इनफ्लोज है उनकी वैल्यू आज हम उनकी वर्थ नोट करते हैं। हम यहाँ पे डिस्काउंटिंग टेक्निक लगाते हैं, ठीक है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स मतलब जब आप सिखाऊंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो डिस्काउंटिंग का मतलब होता है जो पैसा जिसकी फ्यूचर वैल्यू हमें पता है कि फ्यूचर में हमें मिलने वाला इतना पैसा है, बट उसकी आज की अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता करनी हो तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है बेटा कि आज हमें पता है कि आज हम इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। व्हेन यू स्टैंड्स एट अ प्रेजेंट टाइम और आपको जंप करना होता है फ्यूचर में तो आप कंपाउंडिंग करते हो, बट जब आप फ्यूचर में खड़े हो और आपको वापस जंप बैकवर्ड करना होता है प्रेजेंट में तो आप डिस्काउंटिंग करते हो। क्योंकि देखो अगर आपने बैंक में जब पैसा जमा कराते हो या तो सिंपल इंटरेस्ट पे जमा कराते हो या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे जमा करते हो, तो वही चीज है, वही उसका मतलब होता है कंपाउंडिंग, कि पैसा आज 100 रुपए जमा कराया तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा, वो कंपाउंड करके मिलता है। तो आपने आज खड़े हुए और फ्यूचर की वैल्यू पता करी, बट जब फ्यूचर की वैल्यू हमें पता है और प्रेजेंट की वैल्यू में हमें आना है तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं। तो फ्यूचर में हमें कितना कैश इनफ्लोज मिलना है उसकी आज की जो वैल्यू है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमने इन्वेस्टमेंट करी और आज जो फ्यूचर में मिलने वाला कैश इनफ्लो है उसकी टुडे की वैल्यू को कंपेयर करते हैं टुडे के इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अब ये दोनों सेम टाइम पीरियड पे खड़े हो गए, ठीक है। जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में
कैश आउटफ्लोज कम होते हैं और उनकी मिलने वाले कैश इनफ्लोज ज़्यादा होते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो अगर वाइसा वर्सा होगा, आउटफ्लोज ज़्यादा है और इनफ्लोज कम है तो रिजेक्ट किया जाएगा प्रपोजल। बात क्लियर हुई है? इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग की डिसीजन को लेते हैं, प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द बोथ। कैश आउटफ्लो का भी करेक्ट एस्टिमेट करना और कैश इनफ्लोज का भी करेक्ट एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिसीजन ले पाते हो। आई नो कि जो कैश इनफ्लोज होते हैं, जो फ्यूचर में हमें मिलने वाला पैसा है, उसकी करेक्ट एस्टिमेशन नहीं हो सकती, बट फिर भी हम उन्हें प्रिडिक्शन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो आपको अभी तक 5 स्टेप्स क्लियर हो गए प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है? एनालाइजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। Capital budgeting decisions belong to future period, which is always uncertain. So a healthy decision can be taken only if the elements of risk and uncertainty are properly assessed. For this purpose, probabilities are assigned to expected cash inflows and outflows of a project. बेटा देखो, पहली बात क्या है, कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस होते हैं वो फ्यूचर पीरियड के लिए लिए जाते हैं। दैट्स वाई हम उन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। आज के लिए नहीं ले रहे, कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 सालों के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये फ्यूचर पीरियड है। और जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, प्रिडिक्शंस नहीं, प्रिडिक्शंस आप कर भी लोगे बट वो प्रिडिक्शंस एक्यूरेट नहीं कहला सकती। अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं, किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था कि कोरोना जो है, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे पैंडेमिक बोल दिया गया है, जो इतनी बड़ी महामारी है, वो इतने लेवल पे आके खड़ी हो जाएगी हमारी कंट्री में और इतना बड़ा नुकसान कर देगी, ये किसी ने भी एस्टिमेट नहीं किया था। क्योंकि अगर ये एस्टिमेशंस होती ना तो शायद स्टेप्स ले लिए जाते पहले ही। पर आज इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास प्रॉब्लम्स इतनी है, और लॉकडाउन सिर्फ एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस प्रॉब्लम के साथ खेल सकता है, जो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। बट इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ऐसे स्टेप्स चाहिए। तो ये प्रिडिक्शंस आप नहीं लगा सकते एक्यूरेटली 100% कि कब ख़त्म होगा, ठीक है? तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। प्रिडिक्शंस आर एप्लीकेबल बट प्रिडिक्शंस आर नेवर 100% एक्यूरेट। आप प्रिडिक्ट हर चीज़ नहीं कर सकते। आप 1 साल को प्रिडिक्ट कर सकते हो बट 2 साल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ज़्यादा दूरी तक प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। तो इसलिए हेल्थी डिसीजन हमें लेना होता है, और हेल्थी डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब हम अपने रिस्क और अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को उसमें रखें, अपने प्रपोजल में रखें। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को कैसे प्रपोजल में रखा जाता है, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज लगाते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन बेसिकली, कि इसके होने के चांसेस इतने हैं। तो जो होने के चांसेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की वैल्यू से। कैश आउटफ्लोज तो हम आज पैसा लगा देते हैं, बट हो सकता है सीरीज ऑफ आउटलेज में हमें प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े कि अगर हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इतना आएगा भी सही। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हम एक्सपेक्टेशन लगाने की इतना % चांस है कि इतना इनफ्लोज तो आएगा ही आएगा। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को भी एनालाइज किया जाता है बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है कैश इनफ्लोज की वैल्यू के साथ और कैश आउटफ्लोज की वैल्यू के साथ। तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा, जो अब वैल्यू निकली, उन वैल्यूज को हम एक्चुअल में मानेंगे कि ये हमारी एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज है। हम एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज मान लो, मैं मान रही हूँ कि 90,000 मिलेंगे, बट 90,000 मिलना इज नॉट 100% एक्यूरेट। मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता, बट प्रोबेबिलिटी इतना पोर्शन है कि मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 90% मैं बोल रही हूँ कि चांसेस है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो 90% ऑफ 90,000 जो मैं अमाउंट बोल रही हूँ, उतनी जो वैल्यू निकलेगी उसको मैं मानूंगी दिस इज माई 100% एक्यूरेट, कि ये अमाउंट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा कैश इनफ्लो को। अब समझ आए कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को हम कैसे लेके चलते हैं। 90,000 मिलना था कैश इनफ्लो, बट रिस्क और अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को लेके चली तो मैंने माना कि 90% मिलेगा। तो 90% ऑफ 90,000 क्या हुआ? 81,000 समथिंग। तो 81,000 तो आई एम श्योर, बट 9,000 आई एम पुटिंग इट ऑन द रिस्क एलिमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको और इवैल्यूएट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा डिसीजन अब लेना ही लेना है।
द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। अभी तक जितने भी हम प्रपोजल्स देख रहे थे उन प्रपोजल्स में से कुछ प्रपोजल्स मैंने उसी टाइम रिजेक्ट भी कर दिए होंगे और कुछ प्रपोजल्स मेरे पास अब इन हैंड में है। इन प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी अब मैं देखूंगी। The different proposals are evaluated by using various capital budgeting techniques and on the basis of predetermined selection criterion. जो मेरे पास अब जो प्रपोजल्स बचे हैं उन प्रपोजल्स को मैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक के अकॉर्डिंग देखूंगी और सिलेक्शन क्राइटेरिया के प्री डिटरमाइंड बेसिस पे मैं सेलेक्ट करूंगी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट आउट। जो प्रपोजल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, एक होते हैं कंटिंजेंट या डिपेंडेंट प्रपोजल्स और एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। अगर आपके पास आ जाए कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, या तो आप ये बोलो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स बोलो इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, तो याद रखना तीन तरीके के प्रपोजल्स होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, एक होते हैं डिपेंडेंट प्रपोजल्स या उन्हें आप कंटिंजेंट प्रपोजल्स भी बोलते हो, और एक होते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। बात क्लियर? ओके तो अब हम ये देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, डिपेंडेंट प्रपोजल्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस होती क्या है। देखो, independent proposals are those which do not compete with another and is to be either accepted or rejected on the basis of expected return on investment। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स है, दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रपोजल्स हैं, बट हर एक प्रपोजल अपने में ही यूनिक है। हर एक प्रपोजल किसी के साथ कुछ compete ही नहीं कर रहा और हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि उस प्रपोजल में हमें कितना रिटर्न आ रहा है और कितना आउटफ्लो लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में जॉब के लिए जॉब सीकर्स आए हैं, ठीक है, अब इसका मतलब है हम अकॉर्डिंग टू आर नीड हम जॉब के लिए देखते हैं। ठीक है, हम जॉब किन लोगों को देना चाहते हैं, किन लोग की सिलेक्शन करना चाहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स होता है या मैनेजमेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स है, जो पहला बंदा आया वो यूनिक है अपने में, जो दूसरा आया ऐसे 10 लोग आए अपना इंटरव्यू देने। अब कंपनी को हो सकता है कंपनी को 3 लोग चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है तो कंपनी का जो पहला बंदा सेलेक्ट होगा उसका जो डिसीजन है वो दूसरे बंदे से तो कोई लिंक्ड नहीं है। That means acceptance of one person does not lead to acceptance of another or does not lead to rejection of others, है ना। तो कंपनी ने 3 बंदों को सिलेक्ट किया, तो हर जो बंदा सिलेक्टेड है वो इंडिपेंडेंट प्रपोजल है कंपनी के लिए और बाकी सब रिजेक्ट हो गए। तो इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स वो प्रपोजल्स होते हैं जो एक दूसरे से कंपीट नहीं करते एंड उनकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे होते हैं, रिटर्न्स के बेसिस पे। हो सकता है कंपनी के पास, जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे एक कंपनी है ओला। अब ओला जो कंपनी है उसके पास ये जो गाड़ी का उनका काम होता है, ठीक है, कैब सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब अगर वो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कार चाहिए, अगर वो कार खरीदने जाते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मारुति की खरीद सकते हैं, होंडा की, हुंडई की और बहुत सारे कंपनीज है कार्स की। ठीक है, इसका मतलब अगर वो दो कार्स मारुति की खरीदते हैं तो क्या इसका मतलब वो होंडा की कोई भी कार नहीं खरीद सकते? ऐसा तो कुछ नहीं है, कंपीट तो कुछ भी नहीं कर रहा, उनका इंडिपेंडेंट है। उन्होंने मारुति की 2 कार खरीदी तो हो सकता है वो होंडा की 2 कार खरीदे या 4 कार खरीदे। इसका मतलब है हर प्रपोजल एक यूनिक है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स में हमेशा याद रखना, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रपोजल्स। क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रपोजल्स। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, 2 और मोर प्रपोजल्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। 2 या 2 से ज्यादा प्रपोजल्स तब इंडिपेंडेंट होते हैं जब एक प्रपोजल को अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो वो दूसरे प्रपोजल की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पर इफेक्ट ना डाल रहा हो। जैसे मैंने क्या बोला, अब हमने मारुति कंपनी की 2 कार सेलेक्ट कर ली हैं, राइट। तो इसका मतलब वो ये जो डिसीजन है, क्या ये मुझे होंडा की कार या हुंडई की कार लेने के लिए कुछ फोर्स कर रहा है कि नहीं, वो कंपनी का डिसीजन है भाई। इसका कोई मतलब नहीं है कि एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा या दूसरा प्रपोजल भी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न्स फ्रॉम दैट प्रपोजल कि हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, उसके रिटर्न्स पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? Independent proposals are known as accept reject proposals and they are independent of each other, they do not compete with each other। इस बार इसके ये जो प्रपोजल्स है 3 तरीके के, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको राइटर शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, सो डोंट वरी, अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ, नेक्स्ट में भी मैं आपको समझाऊंगी। क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, कंटिंजेंट प्रपोजल्स।
आर दोज हुज एक्सेप्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रपोजल। कंटिजेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कंटिजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट प्रपोजल्स। डिपेंडेंट मतलब अगर आप एक प्रपोजल ले रहे हो, एक प्रपोजल की अगर आप हामी भर रहे हो तो वो दूसरा प्रपोजल की भी आप ऑटोमेटिकली हामी भर रहे हो। इसका मतलब है एक प्रपोजल्स की एक्सेप्टेंस डिपेंड अपॉन द दूसरे प्रपोजल की एक्सेप्टेंस। अगर एक एक्सेप्ट हो रहा है तो दूसरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो रहा है, अगर एक रिजेक्ट हो रहा है तो दूसरा प्रपोजल भी रिजेक्ट ही होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार इंश्योरेंस है, एक कार बेचने वाली कंपनी है, ठीक है, वो फाइनेंस भी करवाती है और कार इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब अगर आपने कार ले ली तो एक्सेप्टेंस ऑफ द कार प्रपोजल लीड्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द कार इंश्योरेंस। आप उसी कंपनी से कार इंश्योरेंस के लिए भी रेडी हो। आपने ये बात बोली थी कि अगर मैं कार इंश्योरेंस कराऊंगा तो आपकी कंपनी से कराऊंगा, पर शर्त ये है कि मैं पहले कार तो खरीदूं, और आपको ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि कार फाइनेंस करा लो, तो आप करो, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। इसका मतलब है एक प्रपोजल को आपने हामी दी तो बाकी सारे प्रपोजल्स के आपके हामी भर गए हैं। तो ये चाहिए तो ये भी साथ में चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बात क्लियर हो रही है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल लीड टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रपोजल्स। क्लियर? ठीक है। अब फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स आर दोज विच compete with each other and one of those is to be selected at the cost of the other. The proposal which is most suitable towards the attainment of managerial goals and helpful in increasing shareholders' wealth is selected. बेटा इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ द वन प्रपोजल लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है, ऐसे दो या दो से ज्यादा प्रपोजल्स एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। कंपीट करने के बाद आप वही प्रपोजल सेलेक्ट करोगे जो आपको बेस्ट लगेगा। तो एक प्रपोजल की सिलेक्शन कब होती है? एट द कॉस्ट ऑफ अदर होती है। अब जैसे अगर आप जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, ठीक है, तो अब ये दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं और जो मैनेजर है उसको सिर्फ इस पोस्ट के लिए चाहिए आपका प्रोफेशन, जैसे जॉब डिजाइनिंग या आप कैसे फैशन डिजाइनिंग के रिलेटेड में उसको जॉब पर्सन चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन करनी है उसको। तो फैशन डिजाइनिंग के हिसाब से ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अपने अपने अलग अलग यूनिक पर्सनालिटी लेकर आएंगे, अलग अलग प्रपोजल्स लेकर आएंगे कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, आप मुझे सेलेक्ट करिए। बट द पर्सन जो मैनेजमेंट है वो सबको तो नहीं सिलेक्ट कर लेगी ना। मैनेजमेंट को एक बंदा चाहिए होगा, इसका मतलब या दो बंदे चाहिए होंगे। इसका मतलब है जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया पर्सन, एक्सेप्टेंस ऑफ वन पर्सन लीड्स टू रिजेक्शंस ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स। सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए क्योंकि एक कैंडिडेट एक्सेप्ट हो गया जॉब के लिए और बाकी की जरूरत ही नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस होते हैं। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आप जैसे अगर ये देखें तो अगर जैसे रियल लाइफ में अगर आप बात करें, आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं, आपको शुगर का पैकेट खरीदना है, तो सारी कंपनी के शुगर्स तो नहीं खरीद के ले आते ना, आप एक ही कंपनी के शुगर का पैकेट खरीद के लाओगे। दैट मीन्स एक प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया तो बाकी ऑटोमेटिकली सारे रिजेक्ट हो गए। तो ये सब प्रपोजल्स क्या है, एक दूसरे से कंपीट करते हैं। अब चॉकलेट है, कैडबरी की चॉकलेट खरीदो या आप नेस्ले की चॉकलेट खरीदो, दे कंपीट विद ईच अदर, बट यू ओनली सेलेक्ट वन चॉकलेट ना। तो सिलेक्शन ऑफ वन चॉकलेट लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ ऑल अदर चॉकलेट्स। या अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी किसी एक साइट पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है, आपके पास बहुत सारे प्लेसेस की लोकेशंस है, आप मुंबई में कर सकते हैं, आप दिल्ली में स्टार्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक ही जगह से स्टार्ट करोगे ना अपनी प्रोडक्शन। शुरुआत तो आप एक ही जगह से करोगे ना। तो जब आपने मुंबई सिलेक्शन कर लिया प्लेस, तो बाकी सारी प्लेसेस तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं या वो प्रपोजल्स होते हैं जहां पे दे compete with each other and the acceptance of one proposal leads to rejections of all other proposals. क्लियर हुआ पॉइंट? ये जो बेसिक जो लाइंस में बता रही हूँ ना, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी, बट अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो, ठीक है। सो ये बात समझ आइए कि तीन प्रपोजल्स कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, डिपेंडेंट प्रपोजल्स एंड आपका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। क्लियर? ओके। सो अभी तक हम लोग प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में आपके ऑलमोस्ट 7 और 8 पॉइंट्स तक हम स्टेप्स कर चुके हैं। इसके बाद आपके 3 स्टेप्स और आएंगे, 8, 9, 10, तो फिर हमारा प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जस्ट अभी आप लोग को अभी सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। प्लीज डू इट राइट नाउ सो दैट आपको जो वीडियोस हैं प्रॉपर टाइम पे मिले, कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें, क्योंकि सारी वीडियोस एक सीरीज वाइज आ रही हैं। सो दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस एंड
Be safe at your home. So bye bye. Thank you.